नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग अभिव्यक्ति के माध्यम नामक पुस्तक के अंतर्गत संचार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अभिव्यक्ति के माध्यम जैसा नाम से यह स्पष्ट है कि विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उसे अभिव्यक्ति के माध्यम के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखा जाए अभिव्यक्ति के माध्यम नामक पुस्तक में जो पहला चैप्टर है, शीर्षक है, उसका नाम है संचार। तो संचार किस प्रकार से होता है, संचार के क्या भेद होते हैं, संचार हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण होता है, संचार के क्या प्रकार होते हैं, यह सब बातों को हम संचार नामक पाठ के अंतर्गत देखने का प्रयास करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है चैप्टर, किताब का नाम है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति एवं माध्यम। ये किताब है अभिव्यक्ति एवं माध्यम। इसके अंतर्गत पहला चैप्टर जो है वह होता है संचार। पहला चैप्टर है संचार। प्रश्न उठता है संचार किसे कहते हैं, संचार के क्या प्रकार हैं। तो संचार शब्द संस्कृत भाषा के चर धातु से बना है। जिसका अर्थ होता है संचरण करने वाला। इसका अर्थ होता है संचरण करने वाला। अर्थात हम अर्थात में देखें, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को प्रसारित करने वाले माध्यम को संचार कहते हैं। संचार करते हैं। ऐसे स्थिति में फिर देखें, संचार शब्द संस्कृत भाषा के चर धातु से बना है।
जिसका अर्थ होता है संचरण करने वाला। इसका अर्थ होता है संचरण करने वाला, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं को प्रसारित करने वाले माध्यम को संचार कहते हैं। अब ये संचार जो होते हैं वह मौखिक भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं। तो संचार जो है तो हम संचार याद रखें, संचार के 3 भेद होते हैं। एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित, तीसरा होता है सांकेतिक। मौखिक संचार वह संचार होता है जिसमें व्यक्ति अपनी बातों को बोलकर लोगों को बताने का प्रयास करता है। इसमें भाषा की बड़ी अहमियत होती है। इसकी भाषा की, इसमें 2 पक्ष होते हैं। यूं कहा जाए इसके 2 पक्ष होते हैं। पहले वाले को कहते हैं एनकोडिंग, यानी एनकोडिंग, दूसरे वाले को कहते हैं डिकोडिंग। अब प्रश्न यह होता है एनकोडिंग और डिकोडिंग। एनकोडिंग मतलब यूं समझा जाए कि एनकोडिंग मतलब भेजने वाला। एनकोडिंग मतलब भेजने वाला, एनकोडिंग मतलब भेजने वाला, इसको हम कहते हैं सेंडर। भेजने वाला, भेजने वाला। दूसरा जो होता है डिकोडिंग, इसको कहते हैं रिसीवर। ये होता है हिंदी में इसको कहते हैं प्राप्त करने वाला। सेंडर रिसीवर, एनकोडिंग डिकोडिंग संचार की भाषा में एनकोडिंग और डिकोडिंग। लेकिन जब इनके संचार तभी बेहतर होते हैं, ये इनकी बातों को तभी सही ढंग से समझ पाते हैं जब दोनों लोग एक ही भाषा भाषी हो। उदाहरण स्वरूप क्लास में एक अध्यापक जब पढ़ाता है तो बच्चे, अध्यापक मौखिक संचार, यहाँ देखिए अध्यापक और बच्चे, अध्यापक अपनी विषय वस्तु को बच्चों के सामने रखता है, बच्चे भी अपनी बातों को अध्यापक के सामने रखते हैं। अध्यापक विषय की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है और सुलझे हुए समस्याओं में असमंजस की स्थिति जब बन जाती है तो बच्चे फिर से पूछते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों है। ये भी एनकोडिंग है, पहले वाले स्टेप में यह एनकोडिंग है, डिकोडिंग है। दूसरे वाले स्टेप में यह एनकोडिंग है और यह डिकोडिंग है। लेकिन दोनों के बीच में एक बात की समानता है कि इनके जो समस्याएं चाहे इधर से इधर हो रही हैं चाहे इधर से इधर हो रही हैं, दोनों में समस्याओं का निराकरण तभी हो पाता है जब दोनों
एक ही भाषा की लैंग्वेज। अध्यापक इस लैंग्वेज में बता रहे हैं, उस लैंग्वेज बच्चा नहीं समझ रहा है तो बच्चा रिसीव नहीं कर पाएगा उनकी बातों को, वह ग्रहण नहीं कर पा रहा है, प्राप्त कर नहीं पा रहा है। संचार तो हो रहा है, संचार इधर से इधर हो रहा है, इनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन संचार का सही रूप इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाषा की वहाँ पर क्या है, अनभिज्ञता। यदि अध्यापक उत्तर भारतीय क्षेत्र के हों, बच्चे दक्षिण भारतीय क्षेत्र के हों और ऐसे स्थिति में हिंदी भाषा के लिए ज्ञान नहीं है, यदि हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, अध्यापक ने हिंदी भाषा में पूरी बातों को रखा लेकिन बच्चे हिंदी भाषा को समझ नहीं पाए, फिर ये बच्चे अपनी बातों को गुजराती भाषा में रखें, वह अध्यापक नहीं समझ पाए। इस तरह से दोनों के बीच में संचार नहीं हो पाया। मौखिक संचार तभी होगा जब दोनों एक ही भाषा भाषिक क्षेत्र हो या दोनों एक ही भाषा को जानते हैं। तो संचार में भाषाओं का या भाषा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर वह एक ही खबर को कई भाषाओं में निकालते हैं। तो न्यूज़पेपर एक ही भाषा को, एक ही खबर को कई भाषाओं में निकालने का प्रयास होता है। कई हिंदी में निकलते हैं तो कई इंग्लिश में निकलते हैं, कई उर्दू में निकलते हैं। तो कहीं पर आप देखेंगे कि वहाँ की जो लैंग्वेज है, गुजराती, क्या हुआ, तमिल इत्यादि चीजों को हम देखते हैं कि हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, गुजराती है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, यह सब इसलिए निकलते हैं क्योंकि जैसा परिवेश होता है, जैसे भाषा लोग जानते हैं, यहाँ हिंदी भाषा क्षेत्र है तो यह पेपर हिंदी भाषा के लिए, यहाँ के लोग काफी है, इंग्लिश एक ऐसी भाषा किसी भी क्षेत्र को और क्या करती है, एडजस्ट कर लेती है। उर्दू भाषा भाषी क्षेत्र है तो उर्दू, गुजराती है तो वहाँ, तमिल है तो वहाँ, इस तरह से अलग अलग आप देखेंगे। तो हम देखेंगे मौखिक जो संचार होता है, जब संचार का जो माध्यम, संचार के माध्यम में जो मौखिक संचार होता है उसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग होते हैं। यह एनकोडिंग और डिकोडिंग तभी अपना प्रभावशीलता दिखा पाता है जब इसमें जो भाषा है वह भाषा की विविधता हो। दूसरी चीज है मौखिक संचार होता है, उसके बाद उसकी सीमा एक निश्चित होती है। जैसे कि क्लास में एक अध्यापक पढ़ा रहा है तो उन्हीं बच्चों को अपनी बातों से संचारित कर रहा है, विषय की सूचना उन्हीं बच्चों तक पहुंचा पा रहा है जहां तक उसकी आवाज पहुंच रही है। यह प्रत्यक्ष होता है, यूं कहा जाए प्रत्यक्ष होता है, सीमा में बधा होता है, सीमाबद्ध होता है। लेकिन यहीं पर और भाषाभाषी होता है, दोनों लोग एक ही भाषा को जानेंगे तभी बेहतर संचार हो पाएगा। ये दोनों लोग भाषा के अनभिज्ञ हैं तो संचार नहीं हो पाएगा। अध्यापक भी हिंदी में पढ़ाया, बच्चे को हिंदी नहीं आ रही है, वह अपनी प्रतिक्रिया गुजराती भाषा में दिया, अध्यापक को गुजराती नहीं आ रही है। इस तरह से जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वह सही से नहीं हो पाया। ठीक है, अब देखें दूसरा संचार आता है लिखित। लिखित संचार में होता है आज के समय का सबसे व्यापक बृहद संचार के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें जो एनकोडिंग होता है वह कौन होता है? वह लेखक होता है।
एनकोडिंग कौन होता है? एनकोडिंग लेखक। इसमें भी देखिए दो पक्ष हैं, एक कौन है? पहला लेखक, दूसरा कौन है? पाठक। पाठक मतलब पढ़ने वाला, लेखक मतलब लिखने वाला। लेखक ने किसी शीर्षक पर को अपनी लेखनी का आधार बनाया, किसी शीर्षक पर लेखक ने अपने विचारों को रख दिया। जैसे उदाहरण स्वरूप प्रेमचंद जी ने क्या लिखा? पूस की रात लिखी। पूस की रात लिख लें, तपन लिख लें, डबल गोदान लिख लें। कहने मतलब है उन्होंने किताबों को लिखा। ये कौन हो गए? लेखक हो गए। अरे पूस की रात या कफन, गबन या गोदान नामक शीर्षक के माध्यम से अपने विचारों को रखें और ये विचार प्रसारित होकर पाठकों के बीच में आए। इनके विचारों से पाठक क्या होंगे? परिचित हुए। अब जो यह किताब जो है उत्तर भारत क्षेत्र में हिंदी में आई और दक्षिण भारत क्षेत्र में या वहाँ की भाषा में, क्या कन्नड़ हो, क्या गुजराती हो, क्या मलयालम हो। कहने का तात्पर्य है कि और लिखित भाषा जो है वह लंबे समय तक, देखिए मुंशी प्रेमचंद 1880 ईस्वी में पैदा हुए, लंबई में बनारस में 1936 में मर गए, लेकिन फिर भी उनकी जो विचारधारा है वह आज चलती रह रही है। अब अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छा भाषण देते थे, बहुत अच्छी आवाज थी, बोलते थे, लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं, वह मर गए। तो हम उनकी जो प्रत्यक्ष आवाज है उसको हम नहीं सुन सकते हैं, जो सुनते थे वो मौखिक थी। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो सब कुछ लिख दिया वह लिखित रूप में, कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज या भारत में जो व्यंग आडंबर है उसको दूर करने के लिए व्यंग करते हैं, आडंबरों पर व्यंग करना शुरू किए। आज हमारे बीच नहीं है वह, लेकिन फिर भी वो अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज को उपदेश देने का प्रयास करते हैं। तो जो लिखित जो संचार होता है वह उसका प्रभाव काफी लंबे दिनों तक चलता रहता है और लिखित संचार के माध्यम से लोग अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, अर्थात बताने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि लिखित संचार जो होता है उसका जो क्षेत्र होता है बहुत बृहद होता है, व्यापक होता है, और अपने व्यापक और बृहद क्षेत्र होने के कारण वह कई भाषाओं में एक साथ प्रकाशित हो जाता है। और ऐसे स्थिति में वह उसका एक निश्चित अस्थायी संचार भी होता है। जैसे उस किताब बाल्यावस्था में विद्यार्थी जीवन में नहीं पढ़ पाए, आज पढ़ लेंगे, आज भी नहीं पढ़ पाएंगे, 10 साल बाद पढ़ लेंगे, 20 साल बाद पढ़ लेंगे। नहीं समझ में आया तो किसी विषय के व्यक्ति के द्वारा इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं उसको हम समझ लेंगे। तो यह जो लिखित होता है अस्थाई होता है, और ऐसे स्थिति में वह
मौखिक अस्थायी होता है, अस्थायी। जब व्यक्ति यह तभी तक है, जब व्यक्ति चला गया तो उसके संचार भी मौखिक क्या हो गए, चले गए। तो लिखित संचार आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और इस तरह से वह हमेशा चलता रहता है। और ऐसे स्थिति में हम संचार, वही जो तीसरा संचार है सांकेतिक, सांकेतिक संचार होता है, संकेतों के माध्यम से आपको कुछ संदेश देने का प्रयास करता है। जैसे यातायात के जो ट्रैफिक के जो नियम होते हैं, रेड लाइट जलती, ग्रीन जलती है, येलो चलती है, भारी वाहनों का निषेध है, धूम्रपान निषेध है, परिवेश वर्जित है, इत्यादि जो सिंबल बने होते हैं वह भी एक सांकेतिक संचार होते हैं। इस तरह से हम इसमें यह संचार के तीनों रूपों का